हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट किस में है द ह्यूमन आई एंड सेकंड क्या है कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई हमें कलर्स को डिटेक्ट करने में मदद करती है। मतलब ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा येलो कलर को डिटेक्ट करता है, क्योंकि येलो कलर क्या होता है मोस्ट सेंसिटिव कलर होता है। तो आई के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, कॉर्निया, आइरिस, पपिल, सीलरी मसल, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व और विट्रस ह्यूमर। ये कुछ ह्यूमन आइज के मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले लाइट रेज कॉर्निया में इंटर करता है, फिर वो पपिल में जाता है, पपिल से आई लेंस के बाद वो डायरेक्ट ये रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है। इमेज जब इस रेटिना पे फॉर्म हुई तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व से वो सिग्नल भेजता है कहाँ पे, हमारे ब्रेन में, तब जाके हमें इमेज दिखाई देती है। ठीक, जो लाइट रेज इंटर कर रही है कॉर्निया से, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को कॉर्निया कन्वर्ट करता है यहाँ पर, फिर जो कुछ बचा रहता है फिर वो आई लेंस से इस रेटिना पर कन्वर्ट करके इमेज फॉर्म करता है। ये आइरिस क्या करता है, आइरिस का काम है कि जब लाइट रेस ज़्यादा आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिससे कम लाइट आइज में इंटर करे, और जब कम लाइट है उसको ये एक्सपैंड हो जाएगा जिसकी वजह से ये आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग क्लियर इमेज देख पाते हैं। तो ये आइरिस का काम हो गया। लाइट रेस की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक्सपैंड होता है, किस लिए, कि वो इमेज जाके रेटिना पे फॉर्म हो। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, उसी प्रोसेस क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि ये जो इसका एडजस्टमेंट होता है फोकल लेंथ का, जिसकी वजह से लाइट रेस, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आई मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक की दूरी तक जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्लियरली देख सकता है। मतलब आई से 25 सेंटीमीटर दूर तक के ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर बनेगी रेटिना पे। अब अगर इस 25 से अगर हम और उसको कम करेंगे, मतलब 20 सेंटीमीटर करेंगे, तो इमेज क्लियर फॉर्म नहीं होगी, वो या तो ब्लर होगी या तो हमारा सर में पेन होने लगेगा। तो इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 25 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम लिमिट क्या है आपकी, इन्फिनिटी है। ह्यूमन आइज में कुछ डिफेक्ट है, मतलब जब इस रेटिना पे, जब ये लाइट रेज इस रेटिना पे कन्वर्ज ना हो, या तो उससे पहले हो जाए कन्वर्ज या तो फिर रेटिना के बाद में हो कन्वर्ज, तब वहाँ पे 3 टाइप्स के डिफेक्ट आते हैं। पहला क्या है, मायोपिया, इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। इसमें क्या है कि ह्यूमन आई हमें पास की चीज़ों को तो बहुत क्लियरली इमेज बना लेता है, लेकिन जब उसको दूर की चीज़ें देखनी हो तो क्लियरली नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रेज यहाँ गई आई लेंस में, इसकी जो इमेज होगी वो इस रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। क्योंकि ये डिफेक्ट तब होता है जब इस लेंस में हाई कन्वर्जिंग पावर आ जाता है, जो कि इस रे को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करा दे रहा है। इस वजह से इस डिफेक्ट का नाम क्या दिया गया है, मायोपिया, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। इस डिफेक्ट को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, फिर यहाँ इसको डाइवर्जिंग लेंस लगा के, डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, इसको यहाँ से डाइवर्स कर देगा, यहाँ डाइवर्स करेगा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ लेंस जाएगा,
फिर ये जाके इस रेटिना पे कन्वर्ट करा के इमेज फॉर्म कर देगा, तब जाके हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर देख पाएंगे। ये हो गया हमारा मायोपिया। सेकेंड कौन सी डिफेक्ट था? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया में आप दूर की, हाइपरमेट्रोपिया को दूसरा नाम क्या दिया गया है? फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया में मतलब आप पास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, नियर चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे मायोपिया में हाई कन्वर्जिंग पावर आ जाता है आई लेंस में, तो वो रे को यहीं कन्वर्ट करा देता था, इस वजह से डिफेक्ट आता था। अब जब यहाँ पे ये यहाँ पे कन्वर्ट ना कर, हाइपरमेट्रोपिया में ये जो लाइट रेज है वो यहाँ कन्वर्ट ना होकर इस रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ट होगा, तब यहाँ पे डिफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। अब इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। ये कन्वर्जिंग लेंस यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी कुछ लाइट को कन्वर्ट करेगा, फिर यहाँ से ये आई लेंस कन्वर्ट करके इस रेटिना पे इमेज बना देगा। इस तरीके से हम लोग हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब आप ना ही दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, ना ही पास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो उनके गोगल्स में दो टाइप के लेंस लगे रहते हैं। ऊपर की तरफ क्या लगता है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लगता है? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जब पास की चीज़ों को देखना है तो वो पास की चीज़ों को आसानी से कन्वर्ट करके इमेज फॉर्म करा देगा, और दूर की चीज़ों को देखना है तो वो कॉनकेव लेंस के द्वारा आप इमेज को फॉर्म करा के क्लियरली इमेज देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रेसबायोपिया को रिमूव करते हैं। तो आई भी एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, जो कि इसका आई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, और ये जो रेटिना है वो स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन आई है। तो हम लोग ह्यूमन आई पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या? द कलरफुल वर्ड। कलरफुल वर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म पढ़ेंगे। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म। प्रिज्म एक ग्लास का एक ट्रायंगुलर शेप का एक टुकड़ा है, इस तरीके का, ठीक। जो ये इसके वर्टेक्स में रहेगा इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब किसी भी प्रिज्म में कोई वाइट लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, ठीक, तो ये क्या है? इसका नॉर्मल है। तो जब ग्लास प्रिज्म में कोई भी रे इंसिडेंट करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। उसके बाद ये मान लेते हैं दूसरा नॉर्मल है। फिर जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो रेस क्या करती है? उससे दूर जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस तरीके से इमर्जेंट कर जाएगी। तो ये कौन सी रे हो जाएगी? इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। और ये इमरजेंस हो जा रही है तो ये क्या हो जाएगी? इमरजेंट रे, ठीक। जब
इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर जब नॉर्मल जो है जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल। मान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से ग्लास स्लैब अगर ना होता तो ये लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती। ठीक, फिर लेकिन इस ग्लास प्रिज्म का कुछ न कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गई। तो जो एक्चुअल पाथ से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब रे को यहाँ जाना चाहिए लेकिन वो डेविएट होके इधर चली गई, तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल पाथ और अपेरेंट पाथ के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इंसिडेंट रे हमेशा क्या होती है, एक वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट होती है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, जब कोई भी बीम ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास करती है, ठीक, तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी, फिर ये इमर्जेंट करके इसे चली जाएगी। तो जब वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो कितने पार्ट में डिवाइड कर देगी, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, 7 कलर्स में। इसको जब ये वाइट लाइट इस प्रिज्म पर इंसिडेंट करेगी तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फिर ये 7 कलर्स क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इमर्जेंट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into 7 colors passing through glass prism is known as स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और जो सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से इसका सीक्वेंस होगा। मान लेते हैं ये एक ग्लास प्रिज्म है, इसमें जब हम लोग ये वाइट लाइट इंटर करा रहे थे ये 7 कलर्स में डेविएट हो रहा था, मतलब ब्रेक हो रहा था। ठीक, तो जब हम इसका जो उल्टा करके एक दूसरा ग्लास प्रिज्म लगाएंगे तो ये जो 7 कलर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, एक वाइट लाइट, दोबारा एक वाइट लाइट फॉर्म करेंगे। तो जब कोई भी वाइट लाइट को जब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से पास कराएंगे तो जब हमको दोबारा वाइट लाइट मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, रेयर मीडियम में जाती है, तब जाके हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है।
तो मान लेते हैं ये मीडियम चेंज हो रहा है, ये लाइट इस पर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो लाइट नॉर्मल से क्या नॉर्मल की तरफ जाती है या फिर नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर जाती है। तो मान लेते हैं ये इंसिडेंट है, ठीक। तो ये क्या है, एंगल आर मान लेते हैं। तो जब हम मान लेते हैं इस इंसिडेंट को रे को इधर करेंगे तो ये इधर होगा, मतलब जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे एंगल आर बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ होगा तो वो रे किस पर जाएगी, इस तरीके से फॉलो करेगी, मतलब एंगल आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब इंसिडेंट रे यहाँ होगी तो इसका रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से चली जाएगी, तो इस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब CA। तो जब हम इसके बाद कोई ऐसे रे अगर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाकर क्या करेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब क्रिटिकल एंगल आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब जाके हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मतलब ये इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ गई, जब हम और इसको बढ़ा दिए तो ये क्या कर गई, रिफ्रैक्शन ना होकर क्या होने लगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लगा। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की जो मेन रीज़न है वो क्या होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। अब हम जानेंगे कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होती है। मान लेते हैं ये क्या है, वाटर बबल है, यहाँ से एक वाइट लाइट आई, तो वाइट लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट करके यहाँ गई, फिर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या है, सन से क्या गई है, वाइट लाइट इस तरीके से गई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इस तरीके से यहाँ पे 7 कलर्स में यहाँ ब्रेक हुआ था, ठीक। फिर यहाँ से सारी रेस रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से आई, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ये आई है, तो यहाँ पे सारी रेस उसको क्या किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे इसको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। 7 कलर का रेनबो इस तरीके से दिखाएगा। मतलब जब सन से कोई वाइट लाइट आएगी वाटर बबल में, ये सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से इस सारी रेस इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो उसे क्या दिखाई देगा, ये रेनबो दिखाई देगा। रेनबो दिखाई देने की मेन वजह है कि सन क्या होगा, सन जो है ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, बबल उसके सामने होना चाहिए, तब जाके हम रेनबो को देख पाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर की वजह से जब रिफ्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो जो एयर होगी, जो इस एटमॉस्फेयर की वजह से जब एयर हॉट हो जाती है, गर्म एयर जो होती है वो उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर हो जाती है, और जो कूल एयर है वो यहाँ पे होती है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्टार है, यहाँ पे जब यहाँ से हम देखेंगे, इस अर्थ से जब हम देखेंगे तो ये आया, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं हम जब देखेंगे तो ये रे इस तरीके से सीधी आई, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें ये स्टार कहाँ पे दिखाई देगा, इस जगह दिखाई देगा, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन। फिर जो हमें दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे, अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन,
ठीक, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हमें इस स्टार की पोजीशन को यहाँ पे दिखा रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 3 एग्जाम्पल हैं, क्या कौन कौन से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ से देख रहे हैं, इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से आग जल रही है, तो यहाँ पे जो एयर होगी वो गर्म होगी, तो हमें उस गर्म एयर को इस तरीके से वेव के फॉर्म में दिखाई देती है। तो उसी तरीके से यहाँ जो गर्म एयर है इसकी वजह से हमें क्या दिखाई दे, इस स्टार के जो आने वाली जो डिस्टेंस होगी वो कभी दिखेगा स्टार, कभी नहीं दिखेगा। किस वजह से नहीं दिखेगा, इसी यहाँ पे गर्म होने की वजह से, कि डेंसिटी कम होने की वजह से ये रे जो है इस तरीके से डिफ्रैक्ट करेगी, कभी हमें स्टार दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। इस तरीके से उसको हम क्या कहेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स हमेशा उसी पोजीशन में रहता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से हम उसके क्या कहते हैं कि स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। सेकेंड है कि जैसे ये स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से न दिखकर यहाँ पे दिख रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, सेकेंड। मतलब क्या है, जो सनसेट होता है और सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले हमें सनराइज दिखता है, हाँ, और 2 मिनट बाद जब सनसेट हो जाता है तो उसके 2 मिनट बाद तक हमें वो सन दिखाई देता है। किस वजह से दिखाई देता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक, ये मान लेते हैं इधर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे इधर कोई बिल्डिंग है, इस ऑब्जर्वर को इस बिल्डिंग के पीछे का जो क्लाउड है दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सन मान लेते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये जो बाउंड्री होती है इसे क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं, हॉरिजन, ठीक। तो जैसे सन यहाँ से राइज हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमें सन यहाँ पे दिखाई दे देगा, मतलब 2 मिनट उधर दिखाई दे दिया। अब यहाँ पे सनसेट हो गया, सनसेट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमें सन यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमें सन जो है सनसेट होने के बाद तक 2 मिनट दिखाई देता है, सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। इस तरीके से टोटल हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा सन दिखाई देता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जब कोई वाइट लाइट सन से आती है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उससे जब टकराती है तो ये लाइट क्या करती है, इस डायरेक्शन में स्कैटर कर गई, फिर कोई रे आई इधर स्कैटर कर गई, यहाँ आई फिर इधर स्कैटर कर गई, तो इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब टू थ्रो लाइट रेज इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है, लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में भेजना ही उसे क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जब कोई लाइट रे किसी पार्टिकल से टकरा के वो स्कैटर कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक, उसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लार्ज पार्टिकल हो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो, तो जब लाइट रेस उससे पास होती है तो वो
ज़्यादा स्कैटर करती है, मोस्ट स्कैटर किसे करती है, मोस्ट स्कैटर, या तो लार्ज पार्टिकल्स हो, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स हो, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स हो, ठीक। इसको क्या करती है, ज़्यादा स्कैटर करती है। एटमॉस्फेयर में जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके के छोटे पार्टिकल्स जब होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जब लाइट इससे पास करती है तो लेस स्कैटरिंग होती है। इसका मतलब है जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। मतलब जैसे ब्लू कलर का वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम होता है तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर करता है। ज़्यादा स्कैटर करने की वजह से हमारा जो स्काई है वो किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर दिखता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है रेड के कंपैरिजन में कम होती है। सनसेट और सनराइज के समय हमारा जो सन होता है वो रेड क्यों होता है, वो इसलिए हो जाता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है, यहाँ पर हम हैं, ठीक, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे सनराइज हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सनसेट और सनराइज। फिर यहाँ नून के समय, आफ्टरनून के समय ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जब डायरेक्शन देखेंगे, जो डिस्टेंस देखेंगे इतना होगा, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ से देखेंगे तो ये छोटी डिस्टेंस होगी। जब यहाँ से लाइट जाएगी तो ब्लू कलर होगा, वो सब कम, ब्लू कलर कम वेवलेंथ होने की वजह से उसकी जो स्कैटरिंग होगी यहाँ बट जाएगी, तो बचेगी रेड लाइट जो डायरेक्ट हमें किस कलर से दिखेगा, रेड कलर्स में दिखेगा, जिसकी वजह से इधर भी ब्लू कलर जो है स्कैटर हो जाएगा और यहाँ से सीधा क्या दिखेगा, रेड कलर। यहाँ पे आफ्टरनून के समय इसकी डिस्टेंस कम होगी, कम होने की वजह से इसकी स्कैटरिंग उतना नहीं हो पाएगी, इस वजह से रेड लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो यहाँ पे किस कलर का दिखेगा, लास्ट में क्या होता है, विबग्योर, मतलब येलोइश ऑरेंज कलर का ये सन दिखता है इस वजह से। तो यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो सनसेट और सनराइज के समय हमें सन रेड कलर का दिखाई देता है।